हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा भी पिछली वीडियो में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ओम्स लॉ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, तब आपको वाली वीडियो समझ आएगी। क्योंकि उसके अंदर हमने एक नई यूनिट फाइंड करी थी, जिस यूनिट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तार के अंदर करंट फ्लो करने से रोके, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अच्छा, और एक और चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस फैक्टर के ऊपर या किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो हमने बात करता है फ्रिक्शन के ऊपर। जैसे कि तार है आपका, एक सेकेंड, कलर दूसरा देते हैं जी हाँ। जैसे आपका ये तार है, अब इस तार के अंदर आपके मान लो कॉपर का वायर है, तो उसके कॉपर के आयन्स होंगे। अब जितने ज़्यादा कॉपर के आयन होंगे उतना ही मुश्किल होगी करंट का फ्लो करने के लिए। पर जितने कम यहाँ पे कॉपर के आयन होंगे उतना ही इजीली यहाँ पे करंट फ्लो हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और यही हमने बात करी थी रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है जी। तो अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमने बेसिकली तीन फैक्टर्स पढ़ने हैं। रेजिस्टेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें बेसिकली तीन फैक्टर पढ़ने हैं। देयर आर टोटल थ्री फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तीन फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी। पहला क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ बढ़ाने से या घटाने से क्या चेंज आएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने से या घटाने से क्या क्या फर्क आएगा? मटेरियल को चेंज करने से क्या फर्क आएगा? तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए, हम पहले पढ़े यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में। तो देखिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इट्स लेंथ। देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी कि अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया, अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हमने लेंथ को घटा दिया तो जो रेजिस्टेंस है वो भी घट जाएगा। ठीक है। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा? करंट फ्लो होने में इजी होगा या मुश्किल आएगी? करंट फ्लो करने में इजी होगा या मुश्किल होगा? बताइए, सोच के बताइए। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट फ्लो करने से रोकती है। तो अगर एक रोड है जिसके ऊपर मैंने दो बैरियर लगा रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी अभी इजिली जा रही है। पर अगर मैं बैरियर बढ़ा दिए तो क्या गाड़ी इजिली जा पाएंगी? नहीं, गाड़ी इजिली नहीं जा पाएंगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, अगर बैरियर बढ़ रहे हैं तो गाड़ी का फ्लो मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट का फ्लो मुश्किल होगा। तो यानी कि अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट घटेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें लेंथ की, लेंथ घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अगर उसी रोड पे अगर मैं अब बैरियर जो मैं ज्यादा लगा दिए थे उन बैरियर को कम करता रहूं तो गाड़ी का फ्लो दोबारा इजीली हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस कम हो जाए तो गाड़ी का फ्लो इजीली हो जाएगा, करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, यानी कि जो करंट है वो बढ़ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लेंथ है, माफ करिए, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के।
ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? लेंथ ऑफ कंडक्टर समझ आता है? देखिए यहाँ पे भी लिखा है फॉर लॉन्गर वायर रेजिस्टेंस इज हाई, फॉर लॉन्गर वायर रेजिस्टेंस इज हाई, यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो यानी कि लेंथ भी बढ़ रही है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है यानी कि लेंथ भी कम हो रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब देखिए बात करें अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, अब पहले बात करें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखें मेरे पास एक तार है, ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक तार है भैया। अब देखिए जो एरिया है ना वो दो चीज वो होते हैं, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये आपका क्या है? एक सिलेंडर। तो इसका ये जो एरिया होगा, ये जो इसका कर्व्ड एरिया है, इसको बोलते हैं हम CS से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये सिलेंडर है, इसका पूरा हिस्सा जो है, इसका जो पूरा एरिया होगा वो क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। अब फिर आता है एक क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखिए सिलेंडर आपका, जो वायर आपकी बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ये देखिए आपका सिलेंडर है ये। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, गोले वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए हम इस एरिया पे नहीं गए हैं, हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर। ठीक है जी, तो हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या अंतर पड़ेगा अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएं या घटाएं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखिए कैसे, समझिए बात को। अब मेरे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है इतना बड़ा, एक दरवाजा है इतना बड़ा। ठीक है जी, एक दरवाजा छोटा है, एक दरवाजा बड़ा है। अब क्लासरूम में अर्थक्वेक आ गया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और बहुत गंदा अर्थक्वेक आया, तो लोग क्या होंगे? जो बच्चे वो भागेंगे। अब आधे बच्चे जाएंगे इस तरफ, आधे बच्चे जाएंगे इस तरफ। तो किस गेट में बच्चे इजीली बाहर जा पाएंगे? किस गेट में बच्चे ज्यादा मात्रा में और इजीली बाहर जा पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बड़े गेट से। जिसका गेट बड़ा है उसमें बच्चे जल्दी और इजीली जा पाएंगे और ज्यादा मात्रा में जा पाएंगे। पर जिसका गेट छोटा है वहां पे बच्चे इजीली नहीं जा पाएंगे। बच्चे जो है वहां पे एक एक दो दो करके जाएंगे, पर यहाँ पे एक बारी में 10 बच्चे जा सकते हैं, यहाँ पे एक बारी में सिर्फ 2 ही बच्चे जा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मैं बताया क्यों आपको, ये ऐसे यहाँ पे ये है। अब ये देखिए, अगर मेरे पास 2 वायर हैं, एक वायर है इतना मोटा, जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया इतना मोटा है, ठीक है, और एक वायर है जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया इतना बड़ा है। तो बताइए करंट किसमें इजीली फ्लो होगा? ऑब्वियस सी बात है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, उसमें करंट इजीली फ्लो होगा। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है उसमें करंट ज्यादा मात्रा में और इजीली फ्लो होगा एज कंपेयर टू जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। समझे बात? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है,
ये खेल समझ आता है यहाँ तक का? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ओके जी, यहाँ तक समझ आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? क्रॉस सेक्शन एरिया समझ आता है, हमने लेंथ ऑफ वायर की बात कर ली। अब हमें तीसरा फैक्टर पढ़ना है जो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो देखिए, कंडक्टर की बात करें तो आप जानते हैं कंडक्टर में जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है। कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो होता है, तो यानी कि करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो कौन घट रहा है? रेजिस्टेंस घट रहा है। रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा। तो यहाँ पे यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है। देखिए, ये थोड़ा सा इजी है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। ये दोनों का खेल थोड़ा सा आगे पीछे का चलता रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों आपस में, ठीक है। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज्यादा होता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो पाता, होता है तो बहुत कम होता है। तो इंसुलेटर की बात करें तो क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या घटेगा? करंट घटेगा, ठीक है जी। एलॉयज की बात करें, एलॉयज क्या होते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है जी। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज की हम बात करें जो कि आपके एक माफी दो या दो से ज्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स से मिलकर के बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एलॉयज, ठीक है। तो एलॉयज की बात करें तो एलॉयज में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो मीडियम होता है, ना तो ज्यादा बढ़ा हुआ होता ना ज्यादा घटा हुआ होता, यानी कि इसमें करंट इजीली फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से खेलता है। जो एलॉयज है वो दोनों तरफ से खेलता है। ये जैसे आप गली क्रिकेट खेलते हैं तो गली क्रिकेट में दो टीमें होती हैं, एक तो बैटिंग टीम, एक बॉलिंग टीम, और बीच में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है, उसको कॉमन बना देते हैं, जो कि दोनों तरफ से खेलता है, बैटिंग की टीम से भी खेलेगा और बॉलिंग की टीम से भी खेलेगा। तो ऐसे ही जो एलॉयज है वो भी यही खिलाड़ी है जो कि कंडक्टर की तरह भी खेलेगा और इंसुलेटर की तरह भी खेलेगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ओके जी, यहाँ तक समझ आता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने दो तीन चीजें यहाँ पे जानी थी। पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो लेंथ रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज हमने ये देखी, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या देखा हमने? जो रेजिस्टेंस है वो करंट एरिया के जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बना दी, हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बना दी हैं। और वो इक्वेशन क्या है हमारी? वो इक्वेशन देखिए हमारी ये है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हैं, ये नहीं बोल सकते हम इसको। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हमने बात करी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हैं। अगर मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा रो। क्या होगा? रो। रोने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको मैं, रोने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपका कांस्टेंट है जिसका नाम है रो, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट कैसे करते हैं? पी बनाइए और पी की टांग खींच दीजिए कुछ इस तरीके से, पी बनाकर इसकी टांग खींच दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रो, रो एल अपॉन ए। देखिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा रो, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपका एक फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं रोला। क्या बोलते हैं? रोला, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहां तक समझ आया? ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने यही बात करी है, जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो हमने इन दोनों कंपेयर किया तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, जिसको हम बोलते हैं, इस रो को क्या नाम है? इस रो का नाम है रजिस्टिविटी। रो का नाम क्या होता है? ये जो रो है इसको हम डिनोट क्या, इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं?
रजिस्टिविटी। अभी रजिस्टिविटी क्या वाला है पहले समझेंगे, आगे अभी आगे समझेंगे। 2 मिनट रुक जाइए जरा, जनाब थोड़ी सी तसल्ली करिए। जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के था। हमने दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे आपका बन जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कौन आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और जो रो है इस रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा जी, अभी रजिस्टिविटी क्या बला है? रजिस्टिविटी क्या बला है तो देखिए रजिस्टिविटी के बारे में, तो रजिस्टिविटी के बाद पढ़िए, रजिस्टिविटी को एक बार आप पढ़िएगा, आपको उससे समझ आ जाएगा रजिस्टिविटी क्या चीज है। अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अरे भैया ये तो आप रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। रजिस्टिविटी, हमने रजिस्टिविटी की बात करी, रेजिस्टेंस की बात नहीं करी है। आप रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं हमें। रेजिस्टेंस ये कहता था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोके, ये भी तो यही कह रहा है अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। पढ़ तो लीजिए। A property which resists the flow of current in a conductor but only depend on nature of material, only depend on nature of material। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि क्या कर रही है, जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है। पर ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। यानी कि इसमें लेंथ का कोई मतलब नहीं है, इसमें एरिया का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या मतलब है? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल का, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल का ही यहाँ पे मतलब है, और किसी चीज का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हम किसी वायर की लेंथ बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, पर अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया तो वहां पे रजिस्टिविटी पे अंतर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जी, तो यहाँ पे हम बात करें, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे जाना था, यहाँ तक कोई दिक्कत है रजिस्टिविटी के अंदर? नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला जाना था, जो फॉर्मूला था आपका R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू निकालें तो रो की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? ये जो एरिया है आपका डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो लेंथ इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला? फॉर्मूला बन जाएगा आपका रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन एल। ये फॉर्मूला आपका रजिस्टिविटी का, इसको नोट कर लीजिए, आपका फॉर्मूला किसका? रजिस्टिविटी का। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे अब बात करें तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, अब जो आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन आपका फॉर्मूला था, ना से रो की वैल्यू क्या निकल जाएगी? R A अपॉन एल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ओके जी, उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक हमारा अब ये, हम बात करें रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। देखिए हम बात करें रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की, तो देखिए जी आप, हम बात कर रहे थे किसकी? रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन एल। ये होता है R A अपॉन एल। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, R क्या है आपका? रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। अच्छा, और आपका एरिया है, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर मरेगा, क्या बच जाएगा आपका? ओम मीटर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ओम मीटर बच जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी है ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत, किसी परेशानी, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं? ओके जी, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने बात करी थी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। बहुत इजी टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर आपका। इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपका ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, आगे आप बात करें पावर, उसके अंदर से टॉपिक बन, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें? देखिए इसके ऊपर ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं लेके आऊंगा अभी आगे चल के, ठीक, जिसमें हम बात करेंगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको सारी वैल्यू दे देंगे और कहेंगे रजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। अब बच्चे फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे रजिस्टिविटी का, पर जिसमें उसमें फॉर्मूले की कोई चीज ही नहीं है। हम बात करेंगे अभी आगे उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस की। हो सकता है अगली वीडियो में ले आऊँ, या हो सकता है जब चैप्टर खत्म हो तब लाऊं, ठीक है, पर लाऊंगा जरूर। तो
हमने आज की वीडियो में जो बात करी आपको समझ आई है, कोई दिक्कत है उसमें? अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पक्का उसको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।